भाई पटेल, नीमा गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज गुजारिया से। आइए आपको भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत काव्य प्रयोजन से अवगत कराता हूं। भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांतों में काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रकार, काव्य के गुण की तरह काव्य प्रयोजन का अपना महत्व है। काव्य प्रयोजन किसे कहा जाता है, यह प्रथम सवाल है। तो दोस्तों, काव्य हेतु के बारे में हमने बात प्रस्तुत की थी। काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन दोनों को समझ लेना आवश्यक है। दोनों अलग सिद्धांत हैं। काव्य हेतु को लेकर कह सकते हैं कि काव्य के सृजन में जिन कारणों का प्रयोग होता है, दूसरे शब्दों में कवि जिन हेतुओं, कवि बनने की जो कारण है, उन्हें काव्य हेतु कहा जाता है। जबकि काव्य का प्रयोजन उद्देश्य से संबंधित है और काव्य का प्रयोजन निर्धारित करना यह काव्य शास्त्रीय अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है और काव्य शास्त्र का प्रयोजन भी है। प्रयोजन से हमारा तात्पर्य उन उपलब्धियों से है जो किसी कार्य से प्राप्त होती हैं। मित्रों, प्रयोजन का सीधा अर्थ काव्य रचना का उद्देश्य है। अर्थात काव्य का सृजन जो होता है, रचना निर्मित होती है, कृति आकारित होती है, उसका कोई न कोई आशय, उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य तो मनुष्य क्या, प्राणी मात्र की कोई भी सामान्य क्रिया नहीं होती। तो फिर काव्य तो एक विशिष्ट रचना है, वह बिना उद्देश्य कैसे हो सकती है। अर्थात कवि अपने काव्य के द्वारा जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, उस इच्छित फल को काव्य का लक्ष्य, काव्य का उद्देश्य या हम काव्य का प्रयोजन कह सकते हैं। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय परंपरा में, बाद में तो हिंदी आचार्यों ने भी इस विषय को लेकर अपना विचार प्रस्तुत किया है। हम काव्य प्रयोजन को लेकर भारतीय आचार्यों की, विद्वानों की बात को समझे उससे पहले संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर 3 स्पष्ट धारणाएं बनी, उन धारणाओं को समझते हैं।
पहली धारणा है, कवि की दृष्टि से विभावादि की सुचिंतित व्यवस्था में ही काव्य का प्रयोजन निहित हो, यह पहली धारणा है। अर्थात काव्य प्रयोजन विभावादि की सुचिंतित व्यवस्था में है। दूसरे शब्दों में कहें तो रस निष्पत्ति जो है उसको लेकर स्वयं कवि और सहृदय अर्थात भावक अर्थात पाठक, इन दोनों को रसानंद की प्राप्ति कराना काव्य का प्रयोजन है। यह प्रथम धारणा है। और रसानंद की प्राप्ति कराना काव्य निर्माण का उद्देश्य या आशय रहा है, ऐसा अनेक आचार्यों ने माना है। इस धारणा पर चलने वाले आचार्यों को हम रूपवादी या आनंदवादी आलोचक या फिर आलोचना की धारा कह सकते हैं। रूपवादी में विश्वनाथ ने रस के आस्वाद को ब्रह्म स्वाद सहोदर कहकर यही प्रमाणित किया है कि रसानंद निरपेक्ष है। रस की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति और किसी दूसरे लाभ के लिए उसका प्रयोग नहीं होता, ऐसा मानना है। अर्थात बस कविता ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए होती है, यह आत्मा लाभ के अलावा कुछ नहीं। अर्थात दूसरों को, पाठकों को, साहित्य समाज को उसका लाभ हो न हो, लेकिन कवि और सहृदय इससे और कुछ लाभ, दूसरों को लाभ मतलब कि आनंद के अलावा और कोई लाभ हो न हो, पर यह आत्म लाभ के अलावा कुछ भी नहीं है। अतः रसानंद अपने आप में पूर्ण है, ऐसा माना जाता है। दूसरा यह कि कवि आत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा से व्याकुल होकर सृजन किया करता है। इस धारणा पर चलने वाले विद्वान मानते हैं कि कविता या काव्य या साहित्य आत्मा विभक्ति की प्रेरणा से व्याकुल होकर निर्मित होती है, उसका सृजन होता है। अर्थात सिर्फ आत्मा की अभिव्यक्ति विशिष्ट परिस्थिति में जब सहृदय संवेदनशील व्यक्ति अपने अपने आत्मा की बात, अपने हृदय की बात अभिव्यक्त कर देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब तक कार्य सिद्धि नहीं होती तब तक वह तृप्त नहीं हो पाता। अर्थात ये अभिव्यक्त नहीं करता तब तक उसमें उसको मुक्ति नहीं मिलती। कवि का लक्ष्य प्रयास को सार्थक या पूर्ण रूप देना है, वह काव्य का प्रयोजन है। प्रयोजन यह कि पहले हमने देखा रसानंद की प्राप्ति और दूसरे में देखा कि सौंदर्यानुभूति काव्य को जीवन सत्य एवं नैतिकता से अलग नहीं मानती। अर्थात रसानंद और सौंदर्यानुभूति जीवन सत्य एवं नैतिकता से अलग नहीं, ऐसा माना जाता है। तब जाकर तीसरी धारणा हुई कि काव्य का प्रयोजन शिक्षा और लोक मंगल है। प्राचीन काल में कवि का अभिप्राय प्राचीन काव्य अर्थात रामायण महाभारत आदि अनेक काव्य, उनमें मनुष्यतावादी
लोक मंगल की धारणाओं से सिक्त थे, है भी। तो यह स्पष्टतः काव्य का सामाजिक प्रयोजन है। फिर से एक आत्मलाभ है, दूसरा आत्माभिव्यक्ति है, मतलब मुक्ति के लिए, और तीसरा सामाजिक प्रयोजन है कि यह लोक मंगल के लिए काव्य होता है। इसी दृष्टि से देखें तो काव्य प्रयोजन को लेकर अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने लिखा है। उनका कहना है कि दुखार्तानां क्षमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां वीक्षन्ति जननं कवि नाट्यमेतद् भविष्यति। धर्म्यं यशस्य मायुश्चं हितं बुद्धि विवर्धनं लोकोपदेशनं नाट्यमेतद् भविष्यति। इस विचार में भरत मुनि के मतानुसार नाटक दुख, शोक तथा थकान से पीड़ित मानव को शांति देने वाला, लोकोपदेश, धर्म, यश एवं आयुष्य, यशस्यम आयुष्यम, हित प्रदान करने वाला तथा मानवों की बुद्धि को तीव्र करने वाला है। बुद्धि विवर्धनम अर्थात मानवों की बुद्धि को तीव्र करने वाला है। यह आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक को संकेत करके कहा है, लेकिन नाटक एक काव्य की विधा है। हम इसे काव्य का प्रयोजन कह सकते हैं, सिर्फ नाटक का प्रयोजन नहीं, बल्कि काव्य दुख, शोक तथा थकान से पीड़ित मानव को शांति देने वाला, लोकोपदेश देने वाला, धर्म, यश एवं आयुष्य प्रदान करने वाला है। ऐसा भरत मुनि ने काव्य का प्रयोजन बताया। भामा ने काव्यालंकार में लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात उत्तम काव्य कृति पुरुषार्थ चतुष्टय, चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हम जानते हैं। इन पुरुषार्थ चतुष्टय तथा समस्त कलाओं में निपुणता, कीर्ति एवं आनंद उत्पन्न करने वाली होती है। यह काव्य या कविता का प्रयोजन है। आनंदवर्धन काव्य के दो प्रयोजन मानते हैं, आनंद और कीर्ति। यह एक प्रयोजन कवि से संबंधित है, मतलब कीर्ति, तो दूसरा भावक से संबंधित है। दोस्तों, पहले हम यह आचार्यों के मत काव्य प्रयोजन को लेकर आचार्यों ने जो जो बात कही है उसको देख लेते हैं। फिर हम मूल रूप से काव्य के कौन से प्रमुख प्रयोजन है उसकी बात करेंगे। तब यह आनंद क्या है, कीर्ति क्या है, शांति क्या है, उपदेश क्या है, यश क्या है, इसकी विस्तृत बात करते हैं। उनके बाद कुंतक को याद करें हम। कुंतक ने काव्य के प्रयोजन को लेकर विस्तृत रूप से व्याख्या की है। उनके कथन से फलित होता है कि काव्य कृति कुलीन लोगों के पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का सरल मार्ग है।
चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी प्राप्ति का सरल मार्ग है। ये दर्शन है। उसको विस्तृत रूप से समझते हैं कि चतुष्टय की प्राप्ति कैसे, तो अर्थ की प्राप्ति काव्य के जरिए, धर्म की प्राप्ति उसका सरल मार्ग है, संपूर्ण मानवों के व्यवहार का रम्य साधन है तथा कुंतक की दृष्टि से काव्य आनंदानुभूति रूप चमत्कार उत्पन्न करने वाली रचना है, ऐसा कुंतक का मानना है। आचार्य भोजराज ने भी कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन माना है। भोजराज की बात वैसे भामह और अन्य आचार्यों से मिलती जुलती है। काव्य प्रयोजन की परंपरा से तमाम तथ्यों को या निर्दिष्टों को जब हम मद्देनजर करते हैं, तब आचार्य मम्मट को एक अलग रूप से महत्व देते हैं, क्योंकि आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में दोस्तों काव्य प्रयोजन को लेकर बढ़िया बात प्रस्तुत की है, विचार पेश किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मत के बारे में कहे कि उसे समाहार, परिमार्जन और परिष्कार किया है। इस विचार को भले ही आचार्य मम्मट ने काव्य को तद्दोषों कहा और काव्य लक्षण को लेकर वे विवाद चर्चा का मुद्दा बने, लेकिन उनका काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को लेकर हर सिद्धांत पर विचार बड़ा ही सशक्त रहा है और खासकर काव्य प्रयोजन को लेकर कहें तो तमाम काव्य शास्त्रीय आलोचकों ने आचार्य मम्मट के मत पर मुहर लगा दी। कहने का मतलब यह है कि तमाम आचार्यों ने काव्य प्रयोजन को लेकर जो मत प्रकट किया, उन सब मतों का सार और अध्ययन ग्रहण करने पर जो तथ्य उभरते हैं, वे तमाम तथ्य आचार्य मम्मट के विचार में की परिभाषा में काव्य प्रयोजन को लेकर बाद में सर्वमान्य और सर्व प्रचलित रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आचार्य मम्मट जी का काव्य प्रयोजन को लेकर क्या कहना है। काव्य प्रकाश में मम्मट जी ने लिखा है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संहितयोपदेश युजे है। अर्थात यहां मम्मट ने काव्य के प्रयोजन को लेकर कहा है कि काव्य यश प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अनिष्ट निवारण के लिए, अलौकिक आनंदानुभूति के लिए तथा कांता सम्मित उपदेश के लिए प्रयोजित है। कह सकते हैं कि मम्मट ने काव्य के मूल 6 प्रयोजन बताए हैं। फिर से दोहराते हैं, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट निवारण, अलौकिक आनंदानुभूति और पत्नी का सा मीठा उपदेश, कांता सम्मित उपदेश
ये 6 काव्य के प्रयोजन हैं। अतः आगे हम मम्मट द्वारा निर्दिष्ट 6 प्रयोजनों को विस्तृत रूप से देखते हैं। पहले हम यह स्पष्टतः समझ ले कि यश प्राप्ति और अर्थ प्राप्ति नामक 2 काव्य प्रयोजनों का सीधा संबंध कवि अर्थात काव्य प्रणेता से है। काव्य के ये 2 प्रयोजन कवि, रचनाकार, प्रणेता के संदर्भ में है, उनको लागू होते हैं। बाकी के जो प्रयोजन हैं 4, वे प्रयोजन कवि को तो लागू होते हैं, लेकिन साथ साथ पाठक या सहृदय को लागू होते हैं, अर्थात उनसे संबंधित है। यश प्राप्ति और अर्थ प्राप्ति का सीधा संबंध स्पष्टतः कवि से है, बाकी के पाठक से, सहृदय से है। इस प्रकार हमने देखा कि काव्य के प्रयोजन भारतीय चिंतकों ने बताए। अब हम एक नजर हिंदी विचारकों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन को देख ले। सर्वप्रथम मध्यकालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास के विचार को देखते हैं, जो प्रमुख साहित्यकार हैं और उन्हें महाकवि का सम्मान मिला है। उन्होंने अपने अमर ग्रंथ रामचरितमानस में 2 स्थानों पर काव्य प्रयोजन विषयक चर्चा की है। रामचरितमानस में उन्होंने चर्चा वैसे की है, लिखा है स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और दूसरी जगह लिखा है कीर्ति मनीति बति बल सोई, सुर सती सम सब कहां हित होई। इन 2 जगह तुलसी द्वारा निर्दिष्ट विचार से स्पष्ट है कि उन्होंने काव्य को स्वांतः सुख और लोक मंगल 2 प्रयोजन माने हैं। एक स्वांतः सुख के लिए काव्य और दूसरा लोक मंगल के लिए काव्य उद्देशित है। सोमनाथ ने लिखा है, हिंदी के चर्चित आचार्य हैं, रीतिकालीन कवि हैं। उनका कहना है कीर्ति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देती, करई बलौ उपदेश नित बहु कवित चित चेती। कीर्ति, वित्त, विनोद, अरु, मंगल आदि शब्द, 5 शब्द देखें तो उन्होंने 5 प्रयोजन माने हैं। पहला कीर्ति, दूसरा वित्त अर्थात अर्थ, तीसरा मंगल, चौथा उपदेश और 5वां विनोद। ये 5 काव्य की प्रयोजन है। भिखारीदास ने काव्य निर्णय नामक ग्रंथ में काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने काव्य प्रयोजन को लेकर शब्द प्रयोग किया है। एक तपोसिद्धि, दूसरा प्रयोजन संपत्ति प्राप्ति, तीसरा यश प्राप्ति, चौथा आनंदोपलब्धि और 5वां सुख पूर्वक शिक्षा की प्राप्ति, जीवन शिक्षा की प्राप्ति, सुख के लिए। तो भिखारीदास के ने भी काव्य के प्रयोजन को लेकर इस प्रकार लक्षण बताए हैं। आचार्य
महावीर प्रसाद द्विवेदी का विचार भी यह स्थान रखता है। उन्होंने लोकहित, आनंद और नीति को काव्य का प्रयोजन माना है, जबकि मैथिल शरण गुप्त जी तो कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें भी उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। मानते हैं जो कला को बस कला के लिए ही, स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही। अर्थात गुप्त जी कहते हैं कि सिर्फ मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। जो सिर्फ कला को कला के लिए मानते हैं वह व्यर्थ है, कला को जीवन के लिए प्रयोजित मानना चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि में रसानुभूति, आनंद और लोक मंगल की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन माना है। उन्होंने दो स्वरूप माने हैं प्रयोजन को लेकर, एक साधनावस्था और दूसरा सिद्धावस्था। उपन्यास सम्राट मुंशी जी ने भी 3 बातों पर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि काव्य लोक कल्याण के लिए, चेतना के परिष्कार के लिए और जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयोजित है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी आत्मानुभूति को और डॉक्टर नगेंद्र ने आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। तो यहां हमने देखा कि काव्य का प्रयोजन हिंदी आचार्यों ने भी अपनी अपनी रीति से दिया। सर्वमान्य जिस पर लोगों ने मोहर लगा दी, वह मत आज बहुत चर्चित है, क्योंकि सारे संस्कृत, हिंदी, पाश्चात्य आचार्यों के तमाम मत आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों में समाहित है। उनसे येन केन प्रकारेण सम्मिलित है। अतः हम सर्वांगी रूप से मम्मट द्वारा सूचित काव्य के प्रयोजन को विस्तृत रूप से समझते हैं। मम्मट ने कहा, काव्यम यशस्से, अर्थात काव्य का पहला प्रयोजन यश प्राप्ति है। मनुष्य मात्र के जीवन की सफलता और सार्थकता का सोपान भी दोस्तों यश ही है। इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होने वाला हर कोई मनुष्य यश की प्राप्ति तो चाहता है, फिर काव्यकार, काव्य प्रणेता का यश प्राप्ति से अलग होना असंभव है। और इसलिए कहा गया है कि यश प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। महाराजाओं या महापुरुषों की भी यह अंतिम दुर्लभता रही है कि वे काव्य की रचनाएं यश प्राप्ति के लिए या अपनी हर क्रिया यश प्राप्ति के लिए करते थे। आज भी यह लोकशाही में समाज सेवक, नेता लोग, देश के रक्षक लोग, प्रशासन की यह दुर्बलता है कि वह यश प्राप्ति के लिए कोई भी कार्य करता है। यहां हम काव्य की बात करें तो यश प्राप्ति काव्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन है।
सामान्य लोगों की बात छोड़े, लेकिन महान पुरुषों की यह दुर्बलता रही है, तो स्वाभाविकतः किसी भी कलाकार या रचनाकार का प्रयोजन यश प्राप्ति है। कालिदास, भवभूति, शेक्सपियर, तुलसीदास जैसे तमाम साहित्यकारों ने यश प्राप्ति हेतु काव्य का प्रणयन किया है। सूफी कवि झांसी ने भी पद्मावत ग्रंथ में काव्य प्रयोजन को लेकर संकेत किया है। ओ मैं जानी कवित अस किन्हा, मको यह रहे जगत में चिन्हा। देखिए, झांसी ने भी पद्मावत ग्रंथ में लिखा है कि ओ मैं जानी कवित अस किन्हा, मको यह रहे जगत में चिन्हा। जगत में इसका चिन्ह रहना चाहिए, मतलब ये यश प्राप्ति है। के ही न जगत जस बेचा, के ही न लीना जस मोल, जो यह पढ़े कहानी मुहि सुमेरे दुई बोल, मुहि सुमेरे दो बोल। अर्थात यहाँ जायसी जी का कहना भी है कि पद्मावत यश प्राप्ति के लिए लिखा है, मुझे यश प्राप्ति मिलेगी। हर साहित्यकार का यह प्रयोजन रहता है। दूसरा काव्य प्रयोजन है अर्थकृति। काव्यम यशसे अर्थकृति, अर्थात अर्थ प्राप्ति के लिए काव्य प्रणयन होता है। अर्थ के बिना जीवन नौका का पार उतरना मुश्किल है। कहा जाता है कि भूखों को तो हरि भजन भी नहीं होता है ना? भूखों हरि भजन न होई तो फिर काव्य का प्रणयन बिना अर्थ प्राप्ति कैसे हो सकता है? आजकल प्राचीन युग में हम कहें कि तब के साहित्यकार कवि सारे मध्ययुगीन कवियों का लक्ष्य, खास तौर पर प्राचीन और मध्ययुगीन कवियों का लक्ष्य यश प्राप्ति था, प्रमुख था। तब भी अर्थ प्राप्ति था, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में तो काव्य अर्थकृति ही है, ऐसा मेरा स्पष्टतः मानना है। चिंतकों ने रविंद्रनाथ टैगोर, धनी और तुलसीदास विरक्त कवि इस विषय को लेकर अपवाद माने हैं। अर्थात आलोचकों ने रविंद्रनाथ टैगोर को और तुलसीदास को इसका अपवाद माना है। रामचरितमानस का प्रणयन हमने अभी आगे देखा कि स्वांतः सुखाय और बहुजन हिताय माना है, किंतु तो मोटे तौर पर इतिहास गवाह है कि प्राचीन युग से अर्थ प्राप्ति का माध्यम काव्य रहा है। रीतिकाल में अनेक कवियों ने राज्याश्रय प्राप्त किया और राज्याश्रय की प्राप्ति के लिए काव्य रचा, अर्थ की प्राप्ति के लिए काव्य रचा। यह सर्वविदित है। तीसरा प्रयोजन व्यवहार विधि, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति हेतु। यशसे और अर्थकृति को हम कवि या काव्य प्रणेता से संबंधित माना, लेकिन व्यवहार विधि यह प्रयोजन पाठक या सहृदय को लागू होता है। उक्त दो प्रयोजन भी पाठक सहृदय को लागू होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, लेकिन व्यवहार विधि तो पाठक या सहृदय को लागू होता है, क्योंकि काव्य की रचना कवि संवेदनशील साहित्यकार इसीलिए करता है कि वह समाज को कुछ उपदेश देना चाहता है। काव्य के द्वारा लोक व्यवहार की शिक्षा देना चाहता है।
तो काव्य उनके लिए माध्यम है और लोक व्यवहार की शिक्षा प्रयोजन है, जो पाठक या सहृदय के पक्ष में है। हितोपदेश की रचना विष्णु शर्मा ने राजा के अनुरोध पर उसके मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देने के लिए की थी, यह सर्वविदित है। हर युग की रचना आखिर तो संसार को व्यवहार शिक्षा ही देती है। हम किसी भी रचना को देखें, आपने प्राथमिक कक्षा से लेकर कोई रचना पढ़ी तो उसमें आपने उसके आशय को, उसके विचार को, उसके उद्देश्य को देखा, तो वो क्या देता है? हमें व्यावहारिक शिक्षा देता है। कोई भी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी को देखें कि उसमें मधुलिका नामक नायिका के सामने टू बी और नॉट टू बी है, क्या करे क्या न करे, बड़ी मुश्किल में है। वह व्यक्तिगत वैयक्तिक प्रेम को प्राधान्य दे या फिर देश प्रेम को, राष्ट्र प्रेम को प्राधान्य दे, और ऐसी अवस्था में वह राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम, माफ कीजिएगा, व्यक्तिगत प्रेम दोनों को किस तरह से बचाती है और वह कौन सा मार्ग पसंद करती है, उस नायिका के उस सिचुएशन को लेकर जब प्रसाद जी ने बात उद्देश्य निरूपित किया, तो जयशंकर प्रसाद का प्रयोजन यही था कि समाज को व्यवहार मिले कि ऐसी अवस्था में, ऐसे अंतर्द्वंद्व में कौन सा रास्ता पसंद करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि ये तो मैंने उदाहरण दिया, हर रचना, हर काव्य लोक व्यवहार की शिक्षा देता है। हम तुलसीदास रचित रामचरितमानस में संसार की हर परिस्थिति पर व्यवहार ज्ञान को देख सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है नहीं दोस्तों, यह बात सिद्ध है कि ऐसी कोई भी समस्या या द्वंद्व आप बताएं जिसका हल आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रामचरितमानस की कथा में से न मिलता। छोटी से छोटी, सामान्य से सामान्य आपकी मुश्किल का हल इस रामचरितमानस में है। तो यह व्यावहारिक शिक्षा देने वाला बड़ा अमर ग्रंथ है। छोटी सुक्ति से लेकर बड़े महाकाव्य तक का प्रयोजन आखिर व्यवहार विधेय है। हमने कबीर के दोहे, रहीम के दोहे या हर किसी कवि के पदों का उपदेश क्या देता है? व्यवहारिक ज्ञान देता है। इस प्रकार काव्य का प्रयोजन व्यवहार विधेय है। चौथा प्रयोजन शिवेत रक्षयति, अर्थात अनिष्ट का निवारण काव्य का प्रयोजन है। ज्ञान से, व्यवहार ज्ञान से अनिष्ट का निवारण होता है। आत्मा की या हृदय की मुक्ति से भी मनुष्य विशिष्ट परिस्थिति में लाभान्वित होता है, और यह दोस्तों काव्य द्वारा संभव है। कवि मयूर को यहां याद करते हैं। कहा गया है कि कवि मयूर ने बहिन के साप से, कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने पर सूर्य शतक रचा और रोग से मुक्ति पाई। यह ताकत काव्य में है। जगन्नाथ रचित गंगा लहरी को भी यहां लक्ष्य करें तो उसमें भी अनिष्ट निवारण हेतु बात निर्दिष्ट है। अर्थात अनिष्ट निवारण हेतु जगन्नाथ ने गंगा लहरी रचा। महाकवि तुलसीदास ने अपने जीवन के
अंतिम समय में सर्वविदित है कि वे बाहुबल की पीड़ा से बहुत पीड़ित थे। तो उन्होंने उसकी मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक लिखा और उससे अनिष्ट का निवारण मिला। हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से कवि को तो यह लागू होता है, लेकिन अनिष्ट से कैसे निवारण मिलता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आज के संदर्भ में कि कोई व्यक्ति विशेष है और वह निर्णय नहीं ले पा रहा है और जीवन से उब चुका है, उसको जीवन जीने योग्य नहीं लगता है और वह मानो कि खुद खुशी करने तक मजबूर हो गया है। ऐसे में यदि उसने उसको अपने पूर्व जीवन में पढ़ा हुआ कोई साहित्य या कोई रचना या कोई विचार उसे याद आ जाता है तो वह खुद खुशी को टालता है। दोस्तों, यह क्या है? यह अनिष्ट से निवारण है ना? अनिष्ट से निवारण। वह खुद खुशी नहीं करता और अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है। परोक्ष रूप से इसे हम अनिष्ट का निवारण ही मानते हैं, पर वह हुआ कहां से? तो वह अध्ययन से, काव्य में निरूपित विचार से, हम विचार ग्रहण से हम यह फल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अनिष्ट का निवारण भी काव्य का प्रयोजन रहा है। पांचवा प्रयोजन है सद्यः परिनिवृत्तये। आनंदानुभूति काव्य का प्रणयन है। आचार्य कुंतक ने तो धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी बढ़कर माना है काव्य प्रणयन। साहित्यकार स्वयं तो दोस्तों काव्य का प्रणयन कर आनंदानुभूति प्राप्त करता है, लेकिन पाठक का हृदय भी आनंद प्राप्त करता है। आचार्य ने तो इसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। यह प्रयोजन काव्यकार और सहृदय दोनों को लाभान्वित करता है। हम किसी भी रचना को पढ़ते हैं, किसी भी विचार को पढ़ते हैं, किसी भी माध्यम से, तब उसमें निरूपित विचार से आनंद की अनुभूति होती है। अतः काव्य का यह प्रयोजन भी महत्वपूर्ण है। छठा प्रयोजन कांता संहितयोपदेश युजे, अर्थात कांता संहित अर्थात पत्नी का सा उपदेश। पत्नी का सा मतलब मीठा उपदेश। यहां एक उदाहरण के रूप में दिया गया विचार है। कांता संहितयोपदेश युजे है मतलब पत्नी का सा मीठा उपदेश। व्यक्ति को पत्नी जो उपदेश देती है ना, वह उसकी रीति कुछ अलग है। सत्पत्नी अपने पति को अनर्थ से बचाने के लिए हृदय उड़ेल कर उपदेश देती है। इसी प्रकार काव्य रचना कृति भी पत्नी का सा मीठा उपदेश देती है ना? वह जिस प्रकार हम कहें कि सत पत्नी, अच्छी पत्नी अपने पति को अनर्थ से बचाने के लिए एक विशिष्ट मार्ग अपनाती है, उस पर उसकी सत्ता है और वह हृदय उड़ेल कर रख देती है, उपदेश देती है। साहित्य भी पत्नी का सा मधुर उपदेश देता है। उसके लिए जाहिर एक उदाहरण है इतिहास का। हम लेते हैं कि बिहारी जी ने अपने दोहे द्वारा राजा जयसिंह को कांता संहित उपदेश दिया था। याद करें कि राजा जयसिंह किंवदंती है
जब अपनी नवोढ़ा पत्नी में उतने आसक्त थे कि कहा जाता है कि राजकाज में उनका मन नहीं लगता था, नहीं लग रहा था, और वे अपनी नवोढ़ा में इतने आसक्त थे, लीन थे, मग्न थे। अब क्या करें? तो कवि बिहारी ने, यदि कवि बिहारी सीधे राजा जयसिंह से इस बात को लेकर कहते तो कि आप अब यहां से बाहर निकले इस अवस्था से और प्रजा की ओर ध्यान दे, ऐसा यदि बिहारी ने सीधे शब्दों में कहा होता तो अनर्थ हो जाता। क्या होता हम जानते हैं कि जैसे बिहारी की इस सूचन को ग्रहण करते, लेकिन दोस्तों काव्य में क्या ताकत है। देखिए बिहारी ने दोहा रचा और दोहे के जरिए कांता सम्मित उपदेश दिया, पत्नी का सा मीठा उपदेश दिया और कहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात अभी इसमें पराग नहीं, अभी यह तो कच्ची कली है, इसमें मधु भी नहीं और इसका पूर्णतः विकास ही नहीं हुआ। जयसिंह से सांकेतिक रूप से कहा गया है कि इस कली का विकास भी नहीं हुआ पूर्ण रूप से। यदि अभी से आप अली कली ही सौ बंदियो, ऐसी कली में आप इतने मग्न हैं, तो जब यह कली विकसित होगी तब आगे कौन हवाल, आगे क्या होगा। इस दोहे में यह ताकत है कि जैसे को मीठा उपदेश दिया कि हे राजा, आप अपने व्यक्तिगत जीवन से बाहर निकले और राज का, प्रजा का, अपने धर्म का, अपनी फर्ज का लक्ष्य करें, उस पर ध्यान दे। ऐसा बिहारी ने राजा जयसिंह से कहा था। दोस्तों यह बात है, रचना काव्य सीधे रूप से नहीं परोक्ष रूप से इतना मीठा उपदेश देता है। इस प्रकार काव्य के 5, माफ कीजिएगा 6 प्रमुख प्रयोजन है जो मम्मट द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन काव्य के माने जाते हैं। हम यहां पर एक बात लक्ष्य करें कि काव्य साहित्य समाज के लिए प्रयोजित है। सर्वांगी रूप से साहित्य का बड़ा योगदान है। उसके प्रयोजन, उसके उद्देश्य ने ही तो समाज को व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और कहें कि राष्ट्र को, देश को सीमा से बाहर जाए, विश्व को समृद्ध करने में, स्वस्थ करने में और सफल बनाने में, सर्वांगी रूप से विकसित करना भी काव्य का प्रयोजन है। हमने यह बात आपके सामने रखी, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि काव्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन रहा है। दोस्तों आज हमने इस प्रकार काव्य के प्रयोजन को लेकर बात कही। अगली बार हम काव्य शास्त्रीय सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।